नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 30 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कई शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 10वें शिफ्ट का पेपर आप देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ को के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको डायरेक्टली आप लोग हैंडल कर पाएंगे और आपका समय बचेगा। लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने लगूँ तो और ट्रांसलेट करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा आपका फालतू में समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर एक एक करके इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, बालकाः किम कर्तुम नदीम आगच्छन्, यानी कि जो लड़के थे वो नदी में क्या करने गए थे। पहले ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया है, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्, यानी कि एक समय 10 बालक नदी में स्नान करने गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्नान करने। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 स्नातुम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकस्य गणनायाम नद्याः आगंतानाम बालकानाम संख्या का आसीत, यानी कि नदी से आने के बाद बालकों की गणना में उनकी संख्या क्या थी। यहाँ पर देखिए दूसरे पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, तदा कश्चित बालकः अगणयत्, यानी कि उसके बाद से एक बालक बालकों की गणना करने लगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, यानी कि नहा के आने के बाद से, नदी से आने के बाद से उनकी गणना 9 थी। उत्तर क्या हो जाएगा, 9। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 9 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणनानंतरम बालकाः किम निश्चयम अकुर्वन्, यानी कि गणना में अंतर होने के बाद से बालकों ने क्या निश्चय किया। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्या मग्न, यानी कि उन्हें यह लगा कि जो 10वां बालक था वो नदी में मग्न हो चुका है, यानी नदी में डूब चुका है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 10मः नद्याम मग्न, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकानानाम चिंता केन निवारिता, यानी कि बालकों की जो चिंता थी कि 10 बच्चे नहाने गए थे और उसमें से 9 सिर्फ वापस हैं, उनकी इस चिंता को का निवारण किसने किया। यहाँ पर लास्ट के 2 पैरा में इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत, यानी कि वहाँ पर कहीं से एक पथिक यानी कि यात्री आया, सा तान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत बालकाः, यानी कि उन्हें बच्चों को दुखी देख करके वो उसने पूछा कि आखिर आपके रोने का कारण क्या है, आपके दुखी होने का कारण क्या है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए पथिक तान अगणयत, पथिक जो था उसने फिर से गिना, तत्र 10 बालका एव आसन्न, उसके बाद से बालकों की संख्या 10 हो गई। स नायकम आदिशतम त्वम बालकान गणय, उसने जो नायक था, 10 में जो नायक था उसको बालकों को गिनने के लिए कहा। स तुम 9 बालकान एव अगणयत तदा पथिका अवदवत 10 त्वम 80 इति, उसके बाद से जो नायक था उसने सभी बालकों को गिना और अपने आप को वो नहीं गिन रहा था। तब उस पथिक ने कहा कि 10 त्वम 80 इति, मतलब कि 9 बच्चे ये और 10 तुम खुद हो। ठीक है, उसके बाद से उन बालकों को एहसास हुआ कि हाँ हम लोग 10 आए थे और 10 हैं। ठीक है, तो उनके इस चिंता का निवारण किसने किया, तो पथिक ने किया था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 पथिकेन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पथिका बालकान गणयुतम कम आदिदेश, यानी कि पथिक जो था वो बालकों की गणना करने के लिए किसे आदेशित किया। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था, उसने नायक को बोला था कि तुम बच्चों की यानी बालकों की गणना करो। नायक इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुष्णीम, इसमें अव्यय पद है। विकल्प नंबर 4 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तीर्ण पदे कः कृदंत प्रत्यय विद्यते, यानी कि उत्तीर्ण पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय होगा। तो इसमें तः कृदंत प्रत्यय होगा। विकल्प नंबर 3 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचन प्रातिदिकस्य पुल्लिंगे
प्रथम बहुवचनस्य रूपम किम भविष्यति, यानी कि पंचन जो है इसमें हमसे पूछा जा रहा है इसका प्रथमा में बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंच, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर पूछा गया था, तो इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था गजेन चटकायाः कः अपकारः कृतः। अपकार का मतलब होता है कि बुरा करना, यानी कि गजेन मतलब कि हाथी, चटकाया मतलब कि चिड़िया, मतलब कि हाथी ने चिड़िया का क्या बुरा किया था। यहाँ पर आप उसका उत्तर देख सकते हैं, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रविशति स्म, यानी कि पुराने समय में पहले के समय में एक समय वृक्ष पर एक चटका यानी कि एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः जातः। आगे पढ़िए। एकदा कश्चिद् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः अगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्र त्रोटयत, यानी कि वहाँ पर एक गज आया, हाथी आया, जिसने अपने सूंड में उसकी एक शाखा को लपेट करके तोड़ दिया। चटकाया नींड भुवि अपतत। चटकाया यानी जो चिड़िया थी वो नीचे भूमि पर गिर गई। आगे देखिए। तेन अंडानी विशीर्णानी, यानी कि उसका जो अंडा था फूट करके फूट गया, एक तरीके से बेकार हो गया। आगे पढ़िए। अतः सा चटका व्यप्लप्त, उसके बाद से वो जो चिड़िया थी वो रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामक खगः दुखेन ताम्र अपृच्छत, यानी कि उसकी इस विलाप को सुन करके काष्ठकूट नाम का जो खग था वो आया और पूछा भद्रे किमर्था विप्लसती, यानी कि विप्लसी, यानी कि तुम किस लिए रो रहे हो, किस लिए विलाप कर रहे हो। इस पर चटका जो चटक था यानी कि जो चिड़िया था उसने जवाब दिया दुष्टेन नैकनेन, यानी कि गजेन मम संतति नाशिता, यानी कि दुष्ट जो हाथी है उसने मेरी संतति यानी मेरे बच्चों का नाश कर दिया। उत्तर क्या हो जाएगा संतति नाशिता। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है चटकाया संतति विनाशिता, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था चटकाया दुखम केन पृष्ठम, यानी कि जो चिड़िया थे उसके दुख के बारे में किसने पूछा। तो सबसे पहले काष्ठकूट नाम के जो खग था उसने पूछा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए काष्ठकूटेन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था काष्ठकूटः किम अकरोत, यानी कि काष्ठकूट ने क्या किया। काष्ठकूट मतलब कि आप एक तरीके से जो जिसकी चोंच लंबी होती है, जो लकड़ियों में चोंच से मार मार के गड्ढा कर देते हैं, छेद कर देते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो उसने क्या किया था ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोट इष्यति, यानी किसके जो हाथी था उसके नयन यानी आँख को उसने फोड़ दिया काष्ठकूट ने। ठीक है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है काष्ठकूटः गजस्य नयने अस्फोटयत, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गजः गर्ता भ्रमात जलाशयम अमनयत किम कारणम, यानी कि जो हाथी था वो भ्रमित होकर के जलाशय में क्यों चला गया। ठीक है। यहाँ पर आप उसका उत्तर देख सकते हैं मंडूकस्य शब्दम अनुश्रयते, मतलब कि जो मेढक था उसकी आवाज़ को सुन करके वो गर्त में चला गया। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है मंडूकस्य स्वरम श्रुत्वा गजः गर्तमेव जलाशयम अमनयत, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भग्नानि इत्यस्मिन् अर्थे पदे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्तः, यानी कि भग्नानि इस पद के अर्थ के संदर्भ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। तो विशीर्णानि, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था दुष्टे नैक्नेन इत्यस्मिन् पदे क संधि विद्यते, यानी कि दुष्टे नैक्नेन में कौन सा संधि है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था उपेत्य इत्यस्मिन् पदे क धातु विद्यते, यानी कि उपेत्य में इस पद में कौन सा धातु है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ई धातु है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु कतमं कथनम क्रैशन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पनां व्याख्यति, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि क्रैशन के नेचुरल ऑर्डर की व्याख्या करता है। तो क्रैशन ने बताया था कि जो बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, जो भाषा का अर्जन करते हैं, वो जो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज होता है यानी भाषा का जो अवयव होता है वो एक निश्चित क्रम में पहले से प्रेडिक्टेबल होता है, यानी पहले से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे ने भाषा का पहले अर्जन किया हिंदी भाषा में, पहले वो वर्णों को बोलना सीखता है, जैसे कि अपने परिवेश में माता पिता या फिर
परिवार के सदस्यों के लोगों के द्वारा जब शब्दों को बोलते हुए सुनता है तो उनके छोटे छोटे वर्णों को पहले दोहराने लगता है। जैसे कि पूरा पहले मामा पापा कहना वो नहीं सीखता है, पहले माँ पा मतलब छोटे छोटे वर्णों को सीखता है, उसके बाद शब्द बोलता है और उसके बाद जाके 2-3 शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्य बोलता है और बड़े बड़े वाक्य बाद में सीख जाता है। यानी कि ये क्या है, ये भाषा के अवयव हैं जो कि एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। यानी कि जो सीखने का क्रम है, भाषा के अवयव को सीखने का क्रम है, वो पहले से प्रिडिक्टेबल है, जिसे हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने पहले वर्णों को बोलना सीखा तो ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो सीधे वो वाक्यों को बोलना सीख जाएगा। नहीं, वो भी पहले वर्ण को ही बोलेगा। भले भाषा कुछ अलग हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो वहां पर इंग्लिश के छोटे छोटे वर्णों को वो बोलेगा, लेकिन शुरुआत वो वर्ण से ही करेगा, उसके बाद वर्ड्स पर जाएगा और अंत में कई वर्ड्स को मिलाकर के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेगा और उसके बाद से बड़े बड़े सेंटेंसेस वो बोलने लगेगा। मतलब कहीं का भी बालक हो जो भाषा के अधिग्रहण के अवयवों को अधिग्रहित करने का जो क्रम है वो पहले से निर्धारित है, जिसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही विकल्प 1 में कहा जा रहा है, देखिए, भाषायाः अवयवाः अनुमेय क्रमेण अधिग्रह्यन्ते। यानी कि भाषा के जो अवयव हैं, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, उनका जो अर्जन होता है वो एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में होता है, एक अनुक्रम में होता है। ठीक है, यही विकल्प 1 कह रहा है और यही क्रेशन के द्वारा कहा गया था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण सामग्र्याः प्रदर्शनार्थम प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। यानी कि प्रक्रियाबद्ध योजना जो प्रदर्शन किया जाता है भाषा शिक्षण सामग्री का, वो क्या कहा जाएगा? अगर इंग्लिश में मैं आपको बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसीजरल प्लान होता है जो लैंग्वेज मटेरियल को प्रेजेंट करने का, उसे क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग मेथड के नाम से जानते हैं, विधि के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। शिक्षण विधि जो आप पढ़ते हैं उसी की बात बोली जा रही है कि जो प्रक्रियाबद्ध योजना का प्रदर्शन शिक्षण सामग्री के तौर पर किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। मेथड इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अंग्रेजी में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम लोग क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है प्राचीन विधि, या फिर इसी को क्लासिकल मेथड कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः कश्चिद् अपि प्रयोगो न भवति। यानी कि पूछा जा रहा है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना है, जैसे इंग्लिश सिखाना है, तो उसका इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड में देखते होंगे कि बच्चे प्राइमरी में रहते हुए, मतलब 1 से 5वीं तक रहते हुए ही वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें इन्वायरमेंट इंग्लिश का दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं और बच्चों को भी बाध्य कर दिया जाता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज कर पाएंगे कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। तो टूटी फूटी सी सही, गलत सही सही, धीरे धीरे वो एक ही भाषा को बोलते 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 जिस प्रकार से उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट में मातृभाषा को अर्जित किया था, उसी तरीके से वो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर नेचुरल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड की बात की गई, जिसे हिंदी संस्कृत में हम लोग प्रत्यक्ष विधौ के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रम वीक्षणस्य, जिसे अंग्रेजी में स्कैनिंग बोला जाता है, उदाहरणम अस्ति। यानी कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्कैनिंग का उदाहरण है? तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को खोजना। ठीक है, हम लोग स्कैन करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को खोजने के संदर्भ में, सर्च करने के संदर्भ में है। तो चारों विकल्पों को आप देखिए। पहले विकल्प में दिया गया है, पुस्तकस्य कस्मिन् चिद अध्याय मुख्य विचारस्य अन्वेषणम। यानी कि जो चैप्टर है, किताब में कोई चैप्टर है, उसके मुख्य आइडिया के यानी सार के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये विकल्प नहीं होगा। दूसरा देखिए, कस्यापि चलचित्र से सार लेखनम। यानी कि कोई एक मूवी है जिसका सार लिखने के लिए हमसे बोला जा रहा है, तो ये भी सर्चिंग से रिलेटेड नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा, सार से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा देखिए, कस्यापि वैज्ञानिक लेखनस्य सार लेखनम। तो कोई साइंटिफिक आर्टिकल है जिसके समरी लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी सर्चिंग नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्वकीय चल भाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषाम काव
लोकनम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के फ़ोन नंबर को सेल फोन में सर्च करना। तो यहाँ पर खोजने के संदर्भ में आया, सर्च करने के संदर्भ में आया, और स्कैनिंग का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी लेख में से कुछ सर्च करने की बात होती है तो उसे हम लोग स्कैनिंग या फिर इसी को संस्कृत में क्रम वीक्षणा से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में किसी घनिष्ठ मित्र के नंबर को, उनके मोबाइल नंबर को सर्च करने की बात की जा रही है सेल फोन में, तो यही इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येकम भाषायाः शब्द श्रवणम शब्दवाल्याम वृद्धि करोति सिद्धांतो अयम कथ्यति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा में जो शब्दावलियों को, शब्दावलियों के शब्दों को छात्र सुनते हैं प्रत्येक भाषा में, वो उनके शब्दावली में वृद्धि करता है। यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? देखिए, बच्चे जिस भी चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं उसके बारे में ही, जैसे भाषा का अर्जन कैसे होता है, बच्चे ने कोई व्याकरण के नियम के अंतर्गत थोड़ी पढ़ा था। माता पिता या फिर परिवेश में लोगों के द्वारा जो जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता, उन्हीं शब्दों का वो हूबहू अनुकरण करते हुए बोलना सीख गए। यानी जिन शब्दों को वो बार बार सुन रहे थे, मामा, पापा, चाचा, नाना, उन्हीं शब्दों को वो धीरे धीरे अपने अंदर अर्जित कर लिए और उन्हीं शब्दों को वो बोलना सीख गए थे। ठीक है, यानी कि ये हमसे कहा जा रहा है कि जब प्रत्येक भाषा में जब शब्दावली के शब्दों को बच्चा सुनता है तो उनके शब्दावली में वृद्धि होता है। ये किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, यान शब्दान छात्राः सर्वाधिकम शृण्वन्ति तान ते शिक्ष्यन्ते, यानी कि यान शब्दान मतलब कि जो शब्द छात्र सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सुनते हैं वे उन्हें सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा शब्द बच्चों के द्वारा सुने जाते हैं, सबसे ज़्यादा शब्द बच्चे सुन रहे हैं, उसी को वो सीख जाते हैं। ये इसका मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कीदृशः उपागमः सावधानतया चिंतनानां च वर्गीकृतानां विषयाणाम सम्यग उपयोगम करोति, यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि दिए गए अप्रोच में से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि केयरफुली और ग्रेडेड आइटम्स को सेलेक्ट करता है, केयरफुली ग्रेडेड आइटम को सेलेक्ट करता है, ये हमसे बोला जा रहा है। यानी कि देखिए, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का ही अगर आप उदाहरण लें तो स्ट्रक्चर पहले से प्री डिफाइंड है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है? ये एक फिक्स्ड इसका स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे बोला गया था कि देखिए यहाँ पर विशेष तौर पर वर्गीकृत करके और चयन करने की बात की जा रही थी, यानी कि केयरफुली सेलेक्ट करने की बात की जा रही थी शब्दों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरल अप्रोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन पद्धत्याः सात्यम शुद्धि स्तरम च ज्ञातुम अयम मापदंडो अस्ति यत् यदा ते एव जन विशेषाः समूह विशेषाः वा मूल्यांकन पद्धत्याः पुनः पुनः प्रयोगम कृत्वा समान नावनेव परिणाम प्राप्युन्यः इयम स्थिति का कथ्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें विशेष जनों के साथ, किसी विशेष समूह के साथ बार बार किसी बच्चे का मूल्यांकन करने के बावजूद भी समान रूप से परिणाम मिलता है, तो यह स्थिति क्या कही जाएगी? ध्यान से समझ लीजिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन की एक ऐसी पद्धति जिसमें बच्चे का बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बावजूद भी परिणाम बिल्कुल समान आ रहा है, यानी कि उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल समान आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे विश्वसनीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, विश्वसनीयता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपसे टेस्ट लूँ तो प्रत्येक बच्चे का जो उत्तर होगा वो कॉमन होगा, लेकिन अगर वहीं निबंधात्मक प्रश्न में आपसे पूछूं तो प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से अलग अलग उत्तर लिख रहा होगा। अब मान लीजिए 5 एग्जामिनर हैं जो कि उसी निबंध वाले प्रश्न को जांच रहे हैं, तो कोई उस कंटेंट में कुछ नया चीज खोज रहा होगा, कोई दूसरा टीचर है तो उसमें नया कुछ खोज रहा होगा, यानी अपने हिसाब से सबके मार्क्स डिफर हो सकते हैं। इसीलिए जो बीए बीएससी में जो बड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं उसमें ग्रेजुअली अभ्यर्थियों का नंबर उतना नहीं उठ पाता है। यही कारण है कि चाहे कितने भी टीचर आप चेक करा लें सबका मार्क्स अलग आएगा, लेकिन अगर वहीं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता तो उस कंडीशन में क्या होता? सबका उत्तर तो फिक्स है, अब कोई भी टीचर उसको जांचे और जब उसका उत्तर एक ही है, कॉमन ही है कि 4 विकल्पों में से एक श्योर है कि एक उत्तर होगा ही 4 विकल्पों में से, तो उसमें नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी उसमें मार्क्स बच्चे के उठ जाते हैं। तो ये विश्वसनीयता कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की, क्योंकि उसका एक ही उत्तर हो सकता है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक टीचर जो कॉपी की
जांच कर रहा है वो अपने हिसाब से उत्तरों की डिमांड करता है या फिर उत्तर ढूंढता है, इसलिए वहां पर नंबर कम होते हैं। तो विश्वसनीयता किसकी ज्यादा हुई? वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि प्रत्येक टीचर चाहे कोई भी विश्व में कहीं भी से भी उस प्रश्न को जांचेगा तो उसका उत्तर कॉमन ही आएगा, यानी वो विश्वसनीय प्रश्न माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि रेमेडियल टीचिंग कब होता है? देखिए, रेमेडियल टीचिंग तब होता है जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है और उस कॉन्सेप्ट के दौरान बच्चे को कोई समस्या बच्चा फेस कर रहा है, तो उस समस्या को पहले पहचानने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले संप्रत्यय पढ़ाने के बाद से बच्चे को आ रही समस्याओं को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है, वो करते हैं। और उसके बाद से जब समस्या की पहचान हो गई तो उस समस्या को अब दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण कब हो रहा है? रेमेडियल टीचिंग कब हो रहा है? वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हो रहा है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण के बाद हो रहा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में यही बात कही गई है, यत निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात कार्यते, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक अध्यापन है, वो निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था काचिद अध्यापिका कक्षाम पंचानानाम समूहेषु विभाज्यति, यानी कि कोई अध्यापिका है कक्षा 5 के छात्रों को समूहों में विभाजित कर देती है। आगे पढ़िए, सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य कांचिद अंशान ददाति, यानी कि वह छात्रों को कोई टॉपिक देती है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कोई रिपोर्ट देती है, और उसके बाद से कहा गया है सा टिप्पणी निर्माणम कर्तुम तेसाम सारम चापी निर्मातुम कथ्यति, यानी उसके बाद से वह उस जो टिप्पणी जो एक तरीके से रिपोर्ट दिया गया है उसका नोट्स और एक तरीके से उसका एक ब्रीफ समरी यानी कि उसकी टिप्पणी करने के लिए कहती है। सा किम प्रोत्साहितुम प्रयतते, यानी कि जो शिक्षिका है वह किससे प्रोत्साहित करने की प्रयास कर रही है। चलिए ध्यान से समझिएगा, पहले उनको एक टॉपिक दिया गया, कोई एक रिपोर्ट दिया गया और उसके बाद से उसमें से नोट्स कुछ पॉइंट्स नोट्स करने के लिए और उसकी टिप्पणी करने के लिए, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए कहा गया। तो ये क्या है? तो ये आपका CALP है, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कई जगह पर ए का फुल फॉर्म एकेडमिक भी होगा और कई जगह पर एडवांस भी होगा, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन इसका जो कन्फर्म फुल फॉर्म होता है वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, CALP। देखिए कक्षा में जब बच्चे टिप्पणी कर रहे हैं यानी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये औपचारिक तरीके से कर रहे होंगे, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब एक तरीके से औपचारिक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है तो वहां पर CALP आता है, यानी कि संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता आता है, ठीक है। और जब अनौपचारिक तरीके से, जैसे हम लोग अपने दोस्तों में बात करते हैं अनौपचारिक तरीके से, मतलब हमारी भाषा हिंदी ही रहती है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि औपचारिक तरीके से हम लोग किसी दूसरे टीचर से या फिर किसी ऑफिस में नहीं कर सकते हैं। तो जब अनौपचारिक तौर पर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं तो उसे BICS कहा जाता है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन जब विद्यालय में जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे टिप्पणी देने के संदर्भ में या फिर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर औपचारिक तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत और बिल्कुल औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग CALP बोला जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता। यहां पर विद्यालय में ये सभी चीजें हो रही हैं, इसलिए CALP यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था त्रुटियः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च सन्ति, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो बच्चों के द्वारा त्रुटि किया जाता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला देखिए छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है और अध्यापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए बच्चे ने कोई त्रुटि किया तो जाहिर सी बात है प्रयास किया होगा तभी त्रुटि किया होगा, तो यहां पर त्रुटि इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे ने प्रयास किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है गलती भी होगी और सही भी होगी। जब एक बार बच्चे ने गलती कर दिया तब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया कि हाँ ये चीज मैंने गलती की, और जब वो अगली बार प्रयास कर रहा होगा तो वो उस गलती को दोहराने से बचेगा। यानी त्रुटि जो है वो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ छात्रों मतलब कि शिक्षकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब शिक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया गया और कॉन्सेप्ट में बच्चे ने गलती कर दिया, तो अब शिक्षक ये
समझ की जाएगा, अगर मान लीजिए मेजॉरिटी बच्चों में, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चे अगर एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो कम से कम शिक्षक को यह एहसास तो होगा कि जो शिक्षण विधि उसके द्वारा अपनाई गई है उसके माध्यम से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो मेजॉरिटी में गलती की जा रही है। यानी कि ये शिक्षकों को भी एक फीडबैक मिलता है कि उनकी शिक्षण विधि कैसी है, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है अथवा नहीं है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए और बी, यानी कि छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर 3 अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गतिबोधक गतिविधियः केन संबंधा संति, यानी कि गतिबोधक गतिविधि किससे संबंधित है। ध्यान से समझिएगा, गतिबोधक गतिविधि का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कविता मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो हो सकता है कि मेरी कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं जो कि हिंदी ना समझते हो, जो कि मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। इस वजह से मैं कुछ ऐसे अपने शरीर के हाव भाव, अपने हाथों, अपने भाव भंगिमा का इस प्रकार से यूज करूंगा ताकि जो अन्य लैंग्वेज को समझने वाले बालक हैं कम से कम मेरी चेहरे के एक्सप्रेशन और मेरे हाथों के और पैरों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देख करके वो समझ पाएं कि एक्चुअली मैं बात किसके सेंस में कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर बोलने जाऊँ एक मोटा हाथी, तो जब मोटा करने का सेंस है तो मैं दोनों हाथों को फैला करके मोटापे की तरह इशारा करूं, और जब मैं बोलूं हाथी शब्द बोलूं तो अपने हाथ की केहूनी को नाक से सटाते हुए सूर्ण बनाने का इशारा करूं, ताकि बच्चे जो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएं कि हाँ मैं हाथी की बात कर रहा हूं, हाँ मैं मोटापे की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है कि गतिबोधक गतिविधि मतलब कि देखिए मैं बॉडी लैंग्वेज से गति कर रहा हूं, अपने हाथ पैरों को, चेहरे के एक्सप्रेशन को गति करके बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, शारीरिक संचालन गतिविधियां। अब शारीरिक मतलब कि शरीर के अंगों का मैं संचालन कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, ताकि बच्चों को एप्रोप्रिएट तरीके से समझ में आ सके। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद चतुर्थी कक्षायाः छात्रः स्वमातु, यानी कि कोई कक्षा 4 की छात्रा जो है वह स्वमातु यानी कि अपनी माता की सहायता से पाठम पठितुम अपने पाठ को पढ़ती है, तदाधारितम कार्यम च कर्तुम समर्थो अस्ति, और उस पर आधारित जो कार्य है उसको करने में समर्थ होती है। ठीक है, आगे पढ़िए, वाइगोत्स्की महोदयस्य सिद्धांत अनुसारम माता किम कार्यम करोति, यानी कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह जो माता है वह क्या कार्य कर रही है। तो वह बच्चे को स्कैफोल्डिंग का कार्य कर रही है, बच्चे के लिए एक तरीके से स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है, पाड़ निर्माण का कार्य कर रही है, सोपानीकरण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यग वर्धियुतम शक्यते, यानी कि जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होती है वो एक छात्र में किस प्रकार से डेवलप की जा सकती है, हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, व्याकरण न्यायाम कंठस्थीकरणेन। कंठस्थ मतलब कि याद करना, रटने के संदर्भ में कहा गया है। तो पहले भी मैं बोल चुका हूं कि रटना, याद करना, कंठस्थ करना ये सभी वर्ड निगेटिव हैं और ये कभी भी आपका विकल्प नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्दावली वर्धनेन, यानी कि वोकैबुलरी इनहेंस की बात की जा रही है। तो देखिए अगर हम शब्दों को केवल रटते जाएं, शब्द भंडार हमारे माइंड में होते जाएं, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट ही ना करें तो भाषा क्षमता हमारे अंदर विकसित नहीं होगी, क्योंकि भाषा के 4 कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे रिटन कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमारे द्वारा जो भाषा का क्षमता है वो बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं तो ये भाषा क्षमता को अच्छे तरीके से विकसित नहीं किया जा सकता। ये विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि ये केवल शब्दों तक ही, शब्दों को इन्हांस करने की बात किया जा रहा था, केवल शब्दावलियों को अपने माइंड में भरने की बात की जा रहा था। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है नियमित श्रुत लेख अभ्यासेन, यानी कि लगातार श्रुत लेख डिक्टेशन की बात की जा रही है, प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है। तो केवल आप शब्दों को सुन करके लिख रहे हैं, इससे क्या भाषा क्षमता विकसित होगी? नहीं होगी। यह भी विकल्प नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कार्य आधारित गतिविधि भाग ग्रहणेन, यानी कि कार्य आधारित गतिविधि में भाग लेने की बात की जा रही है, यानी पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज। तो देखिए यहां पर 2 चीजें पॉजिटिव हैं। एक तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि बच्चे समूह में रहकर ही सीखते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे यहां पर एक तरीके से गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो गतिविधि किसी ग्रुप में ही कराई जा सकती है। साथ ही साथ यहां पर
ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो भाषा को अब जब जाहिर सी बात है ग्रुप में जब काम करेंगे तो भाषा का प्रयोग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। तो जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तब हमारे अंदर भाषा की क्षमता का सही तरीके से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शरीर भाषा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, संकेताः यानी कि सिंबल्स, उसके सिंबल्स या फिर जेस्चर्स कह सकते हैं, यानी कि हमारे जो चेहरे की भाव भंगिमा होती है, यानी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उसकी बात की जा रही है। सततम दृष्टिपातः यानी कि आई कांटेक्ट की बात की जा रही है। इत्यानि निम्नलिखितेषस्य उदाहरणानि सन्ति, यानी ये सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 मौन संप्रेषण से इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। मौन मतलब कि नॉन वर्बल, यानी कि हम कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं। और संप्रेषण से यानी कि बिना बोले हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिना बोले कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या तो चेहरे के भाव भंगिमा के हिसाब से, या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, या फिर आई कॉन्टैक्ट के हिसाब से। आई कॉन्टैक्ट कैसे? जैसे कि अगर आपने किसी को देखते हुए, नजरें मिलाते हुए अपने भावों को ऊपर की तरफ कर लिया तो वो अगला बंदा समझ जाएगा कि आप गुस्से में और आप उसको नजर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है बिना बोले कम्युनिकेट करना, यानी कि इसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए मौन रहते हुए कम्युनिकेट करना। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के प्राइमरी के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।